नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके मास्टर रिवीजन क्लास में। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे आर एनवायरनमेंट चैप्टर 15 की। इस वीडियो में हमने पूरे चैप्टर को बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत इजी मेथड में, बच्चों की भाषा में आपका रिवीजन कराऊंगा ताकि आपको बहुत इजी तरीके से आपको एक पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। ये वीडियो सभी के लिए, अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं करी अब तक साइंस की, थोड़ा बहुत भी तैयारी कर रखी है तो भी आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर को ना बहुत इजी तरीके से और बहुत शॉर्ट तरीके से आपको कराया जाएगा, तो आपको समझ में जल्दी आएगा। और अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो भी आपके लिए वीडियो है, क्योंकि इसमें पूरी कोशिश की गई है कि 100% कंटेंट को इंक्लूड किया जाए ताकि आपका कोई टॉपिक छूट ना जाए। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके नए चैप्टर में। और अब हमारा चैप्टर है आर एनवायरमेंट। इस चैप्टर का पहला टॉपिक आता है कि व्हाट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट होता क्या है? तो इसका सबसे सिंपल और इजी आंसर जो आप दे सकते हो वो है एवरीथिंग दैट सराउंड अस। वो सब कुछ जो हमारे चारों ओर है इज एनवायरनमेंट। जी हाँ, ये सबसे सिंपलेस्ट आंसर है। एवरीथिंग दैट सराउंड अस, वह सब कुछ जो हमारे चारों तरफ है, इज एनवायरनमेंट। उसी को एनवायरनमेंट कहते हैं। इट इंक्लूड्स लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इसमें कुछ लिविंग कंपोनेंट होते हैं, कुछ नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं। अब एनवायरनमेंट के अंदर आता है इकोसिस्टम। व्हाट इज ए इकोसिस्टम? तो इसकी अलग अलग डेफिनेशन है, बट सबसे इजीएस्ट आंसर जो आप लिख सकते हो, इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच का जो इंटरेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। उसी को इकोसिस्टम कहते हैं। देखिए, ये बायोटिक कंपोनेंट है लिविंग थिंग, ये अबायोटिक कंपोनेंट है नॉन लिविंग थिंग। तो दोनों का जो इंटरेक्शन होता है, दोनों मिलकर इकोसिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को बेसिकली दो कैटेगरी किया जाता है, दो पार्ट्स में इसको बांटा जाता है, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज नेचुरल इकोसिस्टम, कि नेचुरल इकोसिस्टम होता क्या है। द इकोसिस्टम दैट एग्जिस्ट इन नेचर ऑन देयर ऑन। ऐसा इकोसिस्टम जो नेचर में अपने आप एग्जिस्ट करता है, हमने उसको नहीं बनाया, किसी ह्यूमन ने जाकर नहीं बनाया, वो नेचर में अपने आप एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा इकोसिस्टम जो नेचर में अपने आप एग्जिस्ट करता है दैट इज कॉल्ड नेचुरल इकोसिस्टम। जैसे रिवर, फॉरेस्ट, ओशियन, ये नेचर में अपने आप पाए गए, तो दीज आर कॉल्ड नेचुरल इकोसिस्टम। एक होता है बच्चों आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, मैन मेड इकोसिस्टम। ऐसा इकोसिस्टम जिसकी फॉर्मेशन मैन ने करी है, ह्यूमन ने करी है, आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इसमें गार्डन आता है, एक्वेरियम आता है, क्रॉप फील्ड आता है, ये सब हमने बनाया। गार्डन की बात करो, एक्वेरियम की बात करो, क्रॉप फील्ड की बात करो, तो इसकी फॉर्मेशन हमने करी है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जल्दी से इस पेज को रिवाइज कर लेते हैं। एनवायरनमेंट क्या होता है? एवरीथिंग दैट सराउंड अस, वो सब कुछ जो हमारे चारों ओर है उसी को एनवायरनमेंट कहते हैं। इसमें बायोटिक और नॉन बायोटिक यानी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट आते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसी को इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है? द इकोसिस्टम दैट एग्जिस्ट इन नेचर ऑन देयर ऑन। ऐसा इकोसिस्टम जो नेचर में एग्जिस्ट करता है अपने आप, जैसे रिवर, फॉरेस्ट, ओशियन, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। ऐसी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? तो मैन मेड इकोसिस्टम, ऐसा इकोसिस्टम जो ह्यूमन ने बनाया है, दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जैसे गार्डन, एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड, दे आर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नाउ अगला पेज लेके आता हूं आपके लिए। तो नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में दो पार्ट्स आते हैं, एक आता है बायोटिक कंपोनेंट, एक होता है अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर तीन पार्ट्स आते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर तीन चीज आती है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। अब कंज्यूमर के अंदर बात करें तो कंज्यूमर के अंदर चार पार्ट्स आते हैं, एक होता है हार्बीवोरस, एक होता है कार्निवोरस, एक होता है ओमनीवोरस और एक होता है पैरासाइट्स। क्लियर हो गया? कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट होते हैं तीन, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। उसके बाद बात करें कंज्यूमर की, तो कंज्यूमर के चार कैटेगरी होती है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और पैरासाइट्स। नाउ व्हाट इज बायोटिक कंपोनेंट? बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? तो सिंपल आपको याद रखना है, ऑल लिविंग थिंग, बस जस्ट इनफ है। इतना लिख दोगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे गारंटी, क्योंकि उनका मकसद यही होता है। शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं, बायोटिक कंपोनेंट में लिविंग थिंग्स आते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन हो, दे आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? तो नॉन लिविंग थिंग्स, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जो जीवित नहीं है, दे आर कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट। जैसे सॉइल, वाटर, एयर, दीज आर द अबायोटिक कंपोनेंट्स। नाउ
टाइप्स ऑफ, जो आपने बात की थी ना बायोटिक कंपोनेंट, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था टाइप्स ऑफ कंपोनेंट की जगह यहां पाएगा बच्चों बायोटिक कंपोनेंट। टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट के 3 कैटेगरी होते हैं, मैंने आपको ऊपर भी बताया था अभी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। तो वही बायोटिक कंपोनेंट के 3 कैटेगरी होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। अब वन बाय मैं आपको समझाऊंगा प्रोड्यूसर कौन है, कंज्यूमर कौन है और डिकम्पोजर कौन है, वो भी इजी लैंग्वेज में, ताकि आप आसानी से याद कर पाओ। हु इज प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर कौन है? दोज बायोटिक कंपोनेंट, ऐसा बायोटिक कंपोनेंट हु प्रोड्यूस फूड, जो फूड को प्रोड्यूस करे, तभी तो नाम पड़ा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस करने वाला। द बायोटिक कंपोनेंट, ऐसा बायोटिक कंपोनेंट हु प्रोड्यूस फूड, जो फूड को प्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करके जो फूड को प्रोड्यूस करता है, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। और इसमें आते हैं ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके 2 एग्जांपल है, एक आपका ग्रीन प्लांट्स और दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। नाउ कंज्यूमर, नाम से कंज्यूमर, कंज्यूम करने वाला। दोज बायोटिक कंपाउंड, देखो इसमें भी यही था, इसमें भी यही है, केवल क्या आएगा, हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर। ऐसे बायोटिक कंपोनेंट जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं किस पर? प्रोड्यूसर पे। प्रोड्यूसर पे डिपेंड होने वाले को कंज्यूमर कहते हैं, और जितने भी एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स आते हैं ना, वो कंज्यूमर के पार्ट होते हैं। जल्दी रिवाइज कर लेते हैं इस टॉपिक, इस पेज पर हमने क्या जाना। देखो बेटा, इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। कंज्यूमर के 4 पार्ट्स होते हैं, हार्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स, पैरासाइट्स। तो ये डेफिनेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि छोटी क्लास में प्रोड्यूसर जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस जो फ्लैश खाते हैं, जो मीट खाते हैं, ओमनिवर्स जो दोनों खा सकते हैं, पैरासाइट्स होते हैं जो आपने पढ़ा था क्लास 9th में भी पढ़ रखा है, और चैप्टर 6 में भी आपने पढ़ रखा है। पैरासाइट्स कौन होता है? जो डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। बेफिलहाल बायोटिक कंपोनेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन। अबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे सॉइल, वाटर, एयर। बायोटिक कंपोनेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर कौन होता है? तो दोज बायोटिक कंपोनेंट, ऐसा बायोटिक कंपोनेंट हु प्रोड्यूस फूड, जो फूड को प्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करके। ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो प्रोड्यूसर में आता है। फिर कंज्यूमर कौन होता है? तो दोज बायोटिक कंपोनेंट, ऐसा बायोटिक कंपोनेंट हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर। और एनिमल्स जो होते हैं वो कंज्यूमर के अंदर आते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है डिकम्पोजर क्या होता है। तो अगला पेज लेके आता हूं, हु इज डिकम्पोजर। डिकम्पोजर कौन होता है? दोज बायोटिक कंपोनेंट, ये सब में सेम लिखा है मैंने ताकि आपको लैंग्वेज आसान लगे। दोज बायोटिक कंपोनेंट, ऐसा बायोटिक कंपोनेंट हु डिकम्पोज डेड एनिमल्स इनटू सॉइल, ऐसा बायोटिक कंपोनेंट जो डिकम्पोज कर देगा एनिमल को और प्लांट्स को सॉइल में। ऐसा बायोटिक कंपोनेंट जो डिकम्पोज कर सके डेड एनिमल्स और प्लांट्स को, उन्हें बोलते हैं डिकम्पोजर। इसमें फंगी आते हैं और बैक्टीरिया आते हैं। फंगस और बैक्टीरिया जो आते हैं वो डिकम्पोजर होते हैं। एडवांटेज ऑफ डिकम्पोजर, अब ये डिकम्पोजर है ना, इसके एडवांटेज है, कम से कम 2 एडवांटेज तो आप याद कर लो एटलीस्ट। क्लियर आर एटमोस्फेयर, ये हमारे एटमोस्फेयर को क्लियर करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लियर करते हैं। कैसे क्लियर करते हैं? जब डेड प्लांट, डेड एनिमल, एक बार बताओ, सड़ेगा तो बहुत ज्यादा स्मेल आएगी, तो ये उनको डिकम्पोज कर देंगे, तो हमारे एनवायरनमेंट को अल्टीमेटली वो क्लीन कर रहे हैं। दूसरा, हेल्प्स इन रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल, ये सॉइल को रिप्लेसमेंट करता है। रिप्लेसमेंट मतलब उसको फर्टाइल बनाता है, उसको और ज्यादा जो उसकी न्यूट्रिशन होते हैं वो देने में उसको हेल्प करते हैं। तो इसके 2 एडवांटेज है, ये हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन करते हैं और ये रिप्लेसमेंट करते हैं सॉइल का। फूड चेन क्या होता है? व्हाट इज अ फूड चेन? और इसके बहुत सारे डेफिनेशन है, बट एक्चुअल आंसर आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है। बहुत अच्छी डेफिनेशन है और बहुत सिंपल लैंग्वेज में। क्या? इट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म की ऐसी सीरीज है इन विच जिसमें वन ऑर्गेनिज्म ईट अदर ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। इट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म की ऐसी सीरीज है इन विच जिसमें वन ऑर्गेनिज्म ईट अदर ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। जैसे प्लांट्स को डियर ने खाया और डियर को लॉयन ने खा लिया। तो ये बेस्ट एग्जांपल है फूड चेन का और सबसे अच्छी डेफिनेशन है जो आपके बुक में गिवन है। एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन, अगर हम फॉरेस्ट में बात करें, एक फॉरेस्ट का एग्जाम्पल जिसमें फूड चेन हो, तो प्लांट को डियर ने खाया, डियर को लॉयन ने खाया। एक ऐसा फूड चेन जो ग्रास लैंड में पाया जाता हो, यानी घास के मैदान में पाया जाता हो, तो ग्रास को खाया ग्रास ऊपर ने, ग्रास ऊपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया हॉक ने। तो ये ग्रास लैंड का एक फूड चेन है। ऐसा ही
वाटर का फूड चेन, एक्वेटिक फूड चेन यानी पानी के अंदर ऐसा फूड चेन। तो एक्वेटिक प्लांट को खाया क्रैब ने, क्रैब को खाया फिश ने, फिश को खाया स्वान ने। तो ये एक्वेटिक फूड चेन है। तो ऐसे एग्जांपल याद रखने हैं, एक फॉरेस्ट का फूड चेन, एक ग्रासलैंड का फूड चेन, एक वाटर का फूड चेन। आगे बढ़ जाए। नाउ व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल? ट्रॉफिक लेवल होता क्या है? ट्रॉफिक लेवल किसे कहते हैं? तो ये जो आप फूड चेन पढ़ रहे हो ना, फूड चेन का जो हर एक लेवल है, दे आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। ईच लेवल ऑफ फूड चेन, ईच लेवल ऑफ फूड चेन, वन लेवल, टू लेवल, थ्री लेवल, फोर लेवल। तो फूड चेन का जो हर एक लेवल है, इसी को ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। ईच लेवल ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। फूड चेन का जो हर एक लेवल है, उसी को ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। जैसे प्लांट को खाया था डियर ने, डियर को खाया था लॉयन ने। तो ये आप देख रहे हो ना, थ्री लेवल है, वन लेवल, टू लेवल, थ्री लेवल। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे थ्री ट्रॉफिक लेवल। इसको क्या बोलेंगे? इसको थ्री ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे, क्योंकि इसमें तीन पार्ट है। जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। डिकम्पोजर कौन होते हैं? दोज बायोटिक कंपोनेंट, वो बायोटिक कंपोनेंट जो डिकम्पोज कर देते हैं एनिमल और प्लांट को सॉइल में। फंगी और बैक्टीरिया इसके एग्जांपल है। इसके एडवांटेज क्या है डिकम्पोजर के? तो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं और ये सॉइल को रिप्लेसमेंट करने में मदद करते हैं। फूड चेन क्या होता है? ये सीरीज होता है ऑर्गेनिज्म का, जिसमें वन ऑर्गेनिज्म ईट करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को। जैसे प्लांट को डियर और डियर को लॉयन है। एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन की बात करें तो एक ऐसा फूड चेन दो जो फॉरेस्ट में है, तो प्लांट, डियर, लॉयन। एक ऐसा फूड चेन दो जो ग्रासलैंड में पाया जाता हो, तो ग्रास, ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक, हॉक। और एक ऐसा फूड चेन दो जो वाटर के अंदर हो, यानी एक्वेटिक फूड चेन दो, तो एक्वेटिक प्लांट पे डिपेंड होता है क्रैब, क्रैब पे डिपेंड होता है फिश, फिश को खाता है स्वान। नाउ ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? तो ईच लेवल ऑफ फूड चेन का हर एक लेवल जो होता है उसी को ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। जैसे प्लांट, डियर और लॉयन, इसको थ्री लेवल फूड चेन बोलेंगे, क्योंकि इसमें तीन लेवल है। नाउ अगला पेज लेके आता हूं मैं आपके लिए, टाइप्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल। अब ट्रॉफिक लेवल को बेसिकली चार कैटेगरी में बांटा जाता है। देयर आर फोर लेवल ऑफ ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल बेसिकली 3 से 4 होता है, मैक्सिमम आपके बुक में 4। ये आपके एनसीईआरटी, देखिए मैं जो भी आपको आंसर बता रहा हूं ना, बहुत सोच समझ के बता रहा हूं, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जिसके अकॉर्डिंग आपका मार्क्स आता है, जिसके अकॉर्डिंग आपके पेपर चेक होते हैं। देखिए सबसे पहला जो होता है उसे बोलते हैं प्रोड्यूसर। ट्रॉफिक लेवल का सबसे पहला जो होता है उसे बोलते हैं प्रोड्यूसर। दूसरे नंबर पे आता है प्राइमरी कंज्यूमर, या इसको हार्बीवोरस भी बोल सकते हो आप। तीसरे नंबर पे आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, जिसको कार्निवोरस भी बोला जाता है। चौथे नंबर पे आता है टर्टरी कंज्यूमर, जिसको टॉप कार्निवोरस के नाम से भी जाना जाता है। तो 4 ट्रॉफिक लेवल पाए जाते हैं। नाउ 10% लॉ ऑफ एनर्जी, 10% ऊर्जा का नियम। 10% लॉ ऑफ एनर्जी कहता है ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर, केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम ईच ट्रॉफिक लेवल। हर एक ट्रॉफिक लेवल पर केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। जो भी आपने ट्रॉफिक लेवल पढ़ा था ना, केवल 10% एनर्जी ही एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांसफर होती है। देखिए ये सन है, ये प्लांट है। प्लांट को सन से केवल 1% एनर्जी मिलता है। सन से प्लांट को केवल 1% एनर्जी मिलता है, यानी प्लांट जितना भी एनर्जी सन से लेता है केवल 1% ही उसको यूज कर पाता है। उसके बाद प्रोड्यूसर को जो भी प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा उसको केवल 10% एनर्जी ही मिलेगी। फिर प्राइमरी कंज्यूमर का कोई सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा तो उसको केवल 10% एनर्जी ही इनसे मिलेगा। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को कोई टर्टरी कंज्यूमर खाएगा तो उसको केवल 10% एनर्जी ही मिलेगी। इसी को 10% एनर्जी लॉ बोलते हैं। तो केवल इतना सा आंसर देना है। इसमें आपको बताना है कि 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है हर एक ट्रॉफी लेवल पे, और ये आपको डायग्राम बनाना है बस। और एग्जांपल देना चाहो तो बेस्ट एग्जांपल क्या है? मान लीजिए प्रोड्यूसर के पास 1000 जूल है, तो प्राइमरी कंज्यूमर पे मिलेंगे 100 जूल, क्योंकि 1000 का 10% 100 होता है। फिर इसको क्या मिलेगा? तो इसको मिलेगा केवल 10 जूल। फिर इसको क्या मिलेगा? इसको मिलेगा 1 जूल। और इसके बाद भी अगर पूछ ले आगे वाले को क्या मिलेगा, तो 0.1 जूल। आगे वाले को क्या मिलेगा? 0.01 जूल। ऐसे होते जाएंगे। तो हर एक लेवल पे 10% लॉ जो है फॉलो होता है। एग्जाम्पल देखिए, ग्रास को खाया ग्रास ऊपर ने, ग्रास ऊपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया हॉक ने। ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। मान लीजिए ग्रास के पास 2000 जूल एनर्जी था, तो ग्रास ऊपर को इसका 10%, ये केवल 2000 जूल मिलेगा। फिर ग्रास ऊपर को खाया फ्रॉग ने, तो फ्रॉग को इसका 10% यानी केवल 200 जूल मिलेगा। फ्रॉग को खाया स्नेक ने, यानी इसका 10% केवल 20 जूल मिलेगा। और स्नेक को खाया हॉक ने, तो इसको केवल इसका 10% यानी केवल 2 जूल एनर्जी, यानी जो 20,000 जूल था वो लास्ट में 2 जूल बना 5 लेवल क्रॉस होने के बाद। अब अक्सर एक क्वेश्चन आता है, व्हाई देयर आर ओनली 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल? 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल ही क्यों पाए जाते हैं? तो आपने देखा ना, एनर्जी लगभग खत्म हो गई। एनर्जी लगभग खत्म हो जाती है 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल बाद। तो यही चीज बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत सिंपल तरीके से आपको ये लिखना है। क्या लिखोगे? ड्यू टू ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी,
ड्यू टू ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी, क्योंकि एनर्जी डिक्रीज हो रही है फूड चेन में, इसलिए उसमें केवल 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं। जैसे 1000 जूल था, 100 बचा, 10 बचा, 1 जूल है, तो एनर्जी कम होती जा रही है ना, इसलिए 3 से 4 ही ट्रॉफिक लेवल बचता है। फूड वेव क्या होते हैं? तो सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन जो आप हो सकते हैं वो ये रहा आपके सामने। इन नेचर में लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड, लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं और यही मिलकर फूड वेब बनाते हैं। नेचर में लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन इंटरकनेक्ट होते हैं और यही मिलकर फूड वेब बनाते हैं। मैं आपको एग्जांपल भी लाया हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए ये रहा फूड वेब का बेस्ट एग्जांपल। एक एग्जांपल याद रखो फूड वेब का, पूछ सकते हैं, तो ये फूड वेब का बेस्ट एग्जांपल है, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका रख लेना। जल्दी से रिवाइज करा देता हूं कि इस पेज पर हमने क्या क्या जाना। देखिए सबसे पहले बताया ट्रॉफिक लेवल के 4 लेवल होते हैं, 1 2 3 4। फर्स्ट को बोलते हैं प्रोड्यूसर, सेकंड को बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर या हार्बीवोरस, थर्ड को बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस, फोर्थ को बोलते हैं टर्टी कंज्यूमर या फिर टॉप कार्निवोरस। 10% ऑफ एनर्जी कहते हैं, ओनली 10% एनर्जी जो होती है ट्रांसफर होती है ये हर एक ट्रॉफिक लेवल पे। सन से प्रोड्यूसर लेता है 1% एनर्जी, उसके बाद हर एक लेवल पे केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। 1000 जूल था, अगले लेवल पे 100 जूल, फिर 10 जूल, फिर 1 जूल, ऐसे कम होता जाएगा। एग्जाम्पल, ग्रास के पास 20,000 था, अगले पे 2000 होगा, इसका 10% 200, इसका 10% 20, इसका 10% 2 बचेगा। केवल 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल ही क्यों पाया जाता है? क्योंकि डिक्रीज होती है एनर्जी हर एक ट्रॉफिक लेवल के बाद, इसलिए एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल लगभग खत्म हो जाती है, इसलिए 3 से 4 ही ट्रॉफिक लेवल पाए जाते हैं। फूड वेब क्या होता है? नेचर में लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन जो होते हैं आपस में इंटरकनेक्ट होता है, यही मिलकर फूड वेब बनाता है। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, ये रहा फूड वेब का बेस्ट एग्जांपल, जिसमें बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लिया गया है ताकि आपको लिखने में आसानी हो। एक ऐसा एग्जांपल जो कंप्लीट हो और फूड वेब, और ये कहीं से नहीं लिया मैंने, आपके बुक से ही लिया है। बुक में आपको छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ो आपको मिल जाएगा ना। ओजोन लेयर पे आते हैं। व्हाट इज ओजोन लेयर? देखिए ओजोन O3 लेयर ये प्रेजेंट होता है हायर लेवल ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ, ये हमारा अर्थ है, अर्थ के अपर लेयर में O3 गैस पाई जाती है, ओजोन लेयर पाया जाता है। तो ओजोन लेयर इज प्रेजेंट एट हायर लेवल ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में हायर लेवल पर O3 गैस पाई जाती है, इसको ओजोन लेयर कहते हैं। और ये सन से आने वाली यूवी रेस को रोकता है। सन से आने वाली यूवी रेस को, अल्ट्रावायलेट रेस को जो हार्मफुल होता है हमारे लिए, उनको रोकता है। अच्छा, ओजोन लेयर बनती कैसे? तो देखिए ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है ना, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या ब्रेक डाउन हो जाता है। मैं आपको समझा देता हूं। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब यूवी रेस से टकराता है तो 2 हिस्सों में टूट जाता है। अब ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ये वाला ऑक्सीजन जो टूट चुका है ये किसी और ऑक्सीजन से मिलकर O3 बनाएगा। तो इस तरह से ओजोन लेयर की फॉर्मेशन होती है, वही यहां पे समझाने का प्रयास किया गया है, आप यहां से नोट कर लेना। ऑक्सीजन जब यूवी रे से टकराता है अलग अलग हो जाता है, फिर हर एक मॉलिक्यूल किसी और ऑक्सीजन से जुड़कर O3 बनाता है। इस तरह से ओजोन लेयर की फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर आ गया। देखिए ऑक्सीजन यूवी रे से टकराएगा तो अलग अलग हिस्सों में टूट जाएगा, फिर वो टूटा ऑक्सीजन किसी और ऑक्सीजन से मिलकर O3 बनाएगा, ओजोन की फॉर्मेशन होती है। एडवांटेज क्या है ओजोन लेयर की, क्यों फायदेमंद है हमारे लिए? तो इट इज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट, ये एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों ओर, विच एब्जॉर्ब हार्मफुल यूवी रेज, जो यूवी रेस को अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है। इट प्रोटेक्ट अस, ये प्रोटेक्ट करता है हमें स्किन कैंसर से, कैटरैक्ट से, ग्लोबल वार्मिंग से, इन सब खतरनाक चीजों से हमें प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, लेकिन ओजोन लेयर डे बाय डे कम हो रहा है। द डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की जो मोटाई है वो कम होती जा रही है, और ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया अंटार्कटिका के ऊपर, ऑब्जर्व हुआ ये 1985 में। जल्दी रिवाइज कर लेते बच्चों, अब तक हमने क्या पढ़ा? ये तो फूड वेब का एक एग्जांपल था। ओजोन लेयर क्या होता है? O3 लेयर जो कि प्रेजेंट है हायर लेवल ऑफ हमारे एटमॉस्फेयर में, इसको ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन लेयर बनता कैसे है? तो ऑक्सीजन यूवी रे से टकरा अलग अलग हो जाता है, फिर टूटा हुआ किसी और ऑक्सीजन के साथ मिलकर O3 बनाता है। ओजोन लेयर का एडवांटेज क्या है? तो ये प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है अर्थ के चारों ओर, जो एब्जॉर्व कर लेता है यूवी रेस को। यह प्रोटेक्ट करता है हमें स्किन कैंसर से, कैटरैक्ट से, ग्लोबल वार्मिंग जैसी खतरनाक चीजों से। डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था अंटार्कटिका के ऊपर, और यह ऑब्जर्व हुआ था 1985 में। लो अपना लास्ट पेज लेके आता हूं, कॉजेस ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। जब रिसर्च किया गया कि ये ओजोन लेयर कम क्यों हो रहा है, तो उसका मेन रीजन था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस। याद रखोगे, ओजोन लेयर के डिप्लेशन या खत्म होने का मेन रीजन था CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
गार्बेज, गार्बेज को दो कैटेगरी बांटा जाता है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। दोनों में डिफरेंस याद कर लेना। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? दो सब्सटेंसेस विच कैन बी डिकम्पोज इनटू सॉइल, ऐसे सब्सटेंस जो डिकम्पोज हो जाए सॉइल में, जैसे कॉटन डिकम्पोज हो जाता है, पेपर डिकम्पोज हो जाता है, जो गाय के डंग होते हैं, गोबर होते हैं, वो डिकम्पोज हो जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? दो सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सॉइल, जो सॉइल में डिकम्पोज ना हो, जैसे प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होगा, पॉलिथीन डिकम्पोज नहीं होगा, मेटल डिकम्पोज नहीं होता, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये बायोडिग्रेडेबल है। बहुत इजी लैंग्वेज में याद करना है ताकि पेपर में बिल्कुल टेंशन फ्री होकर देखे आओ, बहुत इजी तरीके से। मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी के साथ शेयर करो, पता नहीं किसकी जॉब हो, कौन ऐसा बच्चा हो जिसने साइंस नहीं पढ़ रखी हो और पता नहीं ये वीडियो किसकी मदद कर सकता है, तो आप वो हेल्पफुल करो, जो भी आपके दोस्त होते हैं सबको बता दो ताकि वो लास्ट टाइम रिवीजन कर सके। बहुत जल्दी रिवीजन खत्म होने वाला है, 2 मिनट और बचेगा। गार्बेज मैनेजमेंट, आप देखिए आपके आसपास बहुत कचरा अगर इकट्ठा हो जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, तो आप उसको मैनेज कैसे करोगे? तो गार्बेज को मैनेजमेंट करने का पहला तरीका है रिसाइकल। आप प्लास्टिक को, पॉलिथीन को, मेटल को, इन सबको रिसाइकल कर सकते हो। दूसरा रीयूज, रीयूज आप ग्लास को, जो कांच होती है, पेपर को, इन सबको रीयूज कर सकते हो। आप कंपोस्टिंग कर सकते हो, जला सकते हो। बायोडिग्रेडेबल कैन बी, सॉरी, कंपोस्टिंग का मतलब है वो कंबस्टन होता है, वो कंपोस्टिंग का मतलब यहाँ गड्ढे से, जिसको गड्ढे में दबाकर डिकम्पोज कर देते हैं खाद बनाने के लिए, तो कंपोस्टिंग कर सकते हो। बायोडिग्रेडेबल कैन बी कंपोस्ट, बायोडिग्रेडेबल को कंपोस्ट कर सकते हो टू मेक मैन्योर, ताकि खाद बन जाए। आप लैंड फिलिंग कर सकते हो, जहां गड्ढे हो चुके हैं वहां वेस्ट को ढककर रोड बना दो। द वेस्ट आर बरीड लो लाइंग एरिया, आप लो लाइंग एरिया में उसको दबा सकते हो, इससे लैंड फिलिंग होगी, जमीन भराव होगा। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? लास्ट टॉपिक हमारा, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल। देखिए हार्मफुल केमिकल का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, हर एक ट्रॉफिक लेवल पर हार्मफुल केमिकल का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। आप एग्जांपल समझिए, देखिए आपने केमिकल डाला था प्रोड्यूसर को उगाने के लिए, आपने अपने सब्जियों को उगाने के लिए केमिकल डाला था, तो प्रोड्यूसर के पास केमिकल आया, इसको खाया इसने, तो इस पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगा केमिकल का, इसको खाया इसने, इस पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगा केमिकल का, इसको खाया इसने, इस पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होगा केमिकल का। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा ना, तो केमिकल का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। यही चीज आपसे कह रहे हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, हर एक अगले ट्रॉफिक लेवल पर इन आप फूड चेन, एक फूड चेन में। इसी को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहा जाता है। बच्चों ये सबसे इजिएस्ट, सबसे छोटा और सबसे अच्छा डेफिनेशन है, क्योंकि आपसे बुक से ही उठाया मैंने। मैक्सिमम कंसंट्रेशन पाया जाता है केमिकल का, कहां पर? एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडी। सबसे ज्यादा केमिकल का कंसंट्रेशन जो पाया जाता है वो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, क्योंकि हम लोग सबसे टॉप लेवल पे आते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पेपर में आ गया, एक आपको प्लांट दे देगा, एक आपको प्लांट दे दिया जी, और एक आपको एनिमल दे दिया, ऐसे दे दिया, और पूछेंगे किसमें बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन यानी केमिकल ज्यादा होगा, तो इसमें कम होगा और इसमें बहुत ज्यादा होगा। ध्यान रखना, हर एक ट्रॉफिक लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा कंसंट्रेशन भी बढ़ता जाता है। तो ये लास्ट पेज था, एक बार जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है सीएफसी गैस के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। गार्बेज दो टाइप के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो डिकम्पोज हो जाए सॉइल में। नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऐसा सब्सटेंस जो सॉइल में डिकम्पोज ना हो सके। कॉटन, पेपर, डंग ये बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक, पॉलिथीन, मेटल ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। गार्बेज मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो? तो रिसाइकल कर सकते हो प्लास्टिक का, पॉलिथीन का, मेटल का, और रीयूज कर सकते हो ग्लास का, पेपर का। कंपोस्टिंग कर सकते हो बायोडिग्रेडेबल का, ताकि मैन्योर बन सके। बायोडिग्रेडेबल का कंपोस्टिंग करते हो ताकि मैन्योर बन सके। लैंड फिलिंग कर सकते हो, कूड़े को दबा सकते हो लो लाइंग एरिया में। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल जो हमारी बॉडी में होता है, वो हर एक एवरी ट्रॉफिक लेवल पर बढ़ता चला जाता है फूड चेन में, उसी को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो होता है केमिकल का, वो ह्यूमन बॉडी में होता है। तो ये था बच्चों लास्ट आपका 15 चैप्टर का रिवीजन। मिलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन में जल्द ही।